ওখানকার যে টেকনিশিয়ান ওর কাছে মোবাইল নিয়ে এসে সারাই করতে ও টেকনিশিয়ানদের টেকনিশিয়ান আচ্ছা এটা আমাদের ওখানকার তো ও বলছে যে এই সেটটা ও রেডি করতে পারছি তো এখন ওর কাছে কথা হচ্ছে যে ও এই ফোনটাতে অনেক ইনস্টিটিউটেও গিয়েছে যে ও আর কি দেখছে যে আমার ঘাটতি আছে ও আরো চিপ লেভেলের কাজ করবে সেই কারণে ও আরো ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য আরো চিপ লেভেলে উঠবে বলে সেই এই সেটটা দিয়ে অন্য ইনস্টিটিউটে গিয়েছে গিয়ে সেখানে গিয়ে সেখান থেকে রেডি করতে পারিনি। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हमारा डेट सेक्शन खत्म हुआ है और हम देखेंगे कि हमारे एक स्टूडेंट के पास एक फ़ोन है। उन्होंने बोले कि थोड़ा सा चैलेंजेबल फ़ोन है, तो जो भी है हम देखेंगे फ़ोन का क्या कंडीशन है, क्या हालत है और जितना हो सके कि आज हम टारगेट किए हैं कि हमारे स्टूडेंट को जो हम डेट सेक्शन पढ़ाया तो उन्हीं के हाथ से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्होंने कितना सीखे कितना नहीं सीखे, हम साथ में रहेंगे गाइड करने के लिए। हाँ, तो ठीक है, आइए देखते हैं क्या कंडीशन है। স্যার বলছি যে এই ফোনটা আমাদের ওখানে এক টেকনিশিয়ান দিয়েছে, সে বলছে যে আমি অনেক আর কি ও চিপ লেভেলের কাজ করে আমাদের ওখানে আর কি সমস্ত আর কি ওখানকার যে টেকনিশিয়ান ওর কাছে মোবাইল নিয়ে এসে সারাই করতে ও টেকনিশিয়ানদের টেকনিশিয়ান আচ্ছা এটা আমাদের ওখানকার তো ও বলছে যে এই সেটটা ও রেডি করতে পারছি তো এখন ওর কাছে কথা হচ্ছে যে ও এই ফোনটাতে অনেক ইনস্টিটিউটেও গিয়েছে যে ও আর কি দেখছে যে আমার ঘাটতি আছে ও আরো চিপ লেভেলের কাজ করবে সেই কারণে ও আরো ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য সে আরো চিপ লেভেলে উঠবে বলে সেই এই সেটটা দিয়ে অন্য ইনস্টিটিউটে গিয়েছে গিয়ে সেখান থেকে রেডি করতে পারিনি। তো সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তুই কোথায় কোর্স করছিস, আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে কতদিন করছিস, আমি বলি এতদিন করছি 20 দিন মতন, আমাদের সমস্ত ক্লাস প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। তা বলছে তা তুই তাহলে এক কাজ কর, আমার এই সেটটা একটু নিয়ে যা তো স্যারের ওখানে, স্যার যদি রেডি করতে পারে তাহলে আমি ওখানে एडमिशन लूं। अच्छा, तो ठीक है, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक चैलेंज टाइप का हो गया है सीरीज। कंडीशन ये है कि ये फ़ोन बनाने के लिए मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा है कि ये फ़ोन अगर सर बना पाएंगे तो ही एडमिशन करेंगे मेरे यहाँ, नहीं तो एडमिशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ़ोन दूसरे तीसरे इंस्टीट्यूट में जाके लेके आया, बना नहीं, इसीलिए एडमिशन में नहीं किया गया। क्योंकि उनका कहना है कि हम जहाँ पर पढ़ेंगे वो सही नॉलेज है वहाँ या नहीं है, उसको चेक कर रहा है। ठीक है, तो इस फ़ोन का हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और इसके लिए हम एक स्टूडेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा। स्टूडेंट के हाथ से कोई फ़ोन रेडी हो जाए, क्योंकि डेट सोल्यूशन ख़त्म हुआ है। और ये फ़ोन अगर बना तो वो जो स्टूडेंट है वो अगर देख रहा होगा ये फ़ोन का उनका बन रहा है, और ये फ़ोन वीडियो भी हम शूट करेंगे और यूट्यूब में भी छोड़ेंगे। ये फ़ोन अगर बनेगा, मतलब बनाने की तो कोशिश करेंगे, और ये फ़ोन उनके हाथ में जब जाएगा और वो जब एडमिशन लेने के लिए आएगा तो उसके लिए फीस डबल रहेगा। ठीक है? हाँ सर, सब एग्री है आप लोग? हाँ सर। और अगर बना नहीं पाएंगे तो इसको हम मान लेंगे कि हाँ हम इसको पढ़ाने का लायक नहीं है। ठीक है। तो अब जाइए और इसको बनाने के लिए कोई एक स्टूडेंट आ जाइए मेरे पास। सर मैं करूँगा, आप करेंगे? हाँ सर। तो लीजिए, बैठ जाइए, इस कमेटी खोल लीजिए, देखिए उसके क्या कंडीशन है। आपको सबसे पहले इस फोन को रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर आई स्कैन करना चाहिए। आई स्कैन में क्या क्या देखेंगे? क्या जो टेक्नीशियन गाइड ने मेरे पास फोन भेजा हुआ है उसने क्या क्या काम किया, कहाँ से कहाँ कुछ मिसिंग है कि ये हमको पहले चेक करना देखना है। बोर्ड खुला हुआ है कि नहीं ये देखना है। क्या क्या आईसी में काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। हो सकता है कि सीपीयू में काम हुआ है, हीट मार के डेट करके रख दिया, तो फिर सीपीयू बदलने वाला कहानी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एक बार इसको आई स्कैन करके देखते हैं कि इस फोन में कंडीशन क्या है। ओके सर। और कहाँ कहाँ काम हुआ है कहाँ कहाँ नहीं हुआ है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार मदरबोर्ड को खोल लीजिए से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या काम हुआ है। तो यहीं पे आ गए तो यहीं पे पहले रख लीजिए
तो सबसे पहले मोटा मोटा चीज़ हमें फॉलो करना है। यहाँ पर देख के कितना गंदा जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख के लग रहा है कि कुछ काम हुआ है। ठीक है, ये पीएम कौन सी लगा है? MP 6357 CRP। अब ये 6357 CRP का भी बोर्ड सिक्वेंस हम लोग के पास अवेलेबल है, मतलब इस फोन का कुछ भी हो जाए ऑन होना चाहिए अगर बोर्ड फुल ना हो तो, है ना। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखो शील्ड उठाते वक्त जो भी टेक्नीशियन इसको शील्ड उठाया तो ये मतलब जो यूवी मास्किंग है उसका जो स्क्रीन है बोर्ड का तो वो उखाड़ के चले आए हैं कुछ। तो अभी का कंडीशन ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई लाइन कटा हुआ है या नहीं है, क्योंकि ये हमें भी नहीं पता कि ये काम हुआ है कि वाटर डैमेज है कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता। इसीलिए वाटर डैमेज फोन जब भी आते हैं सबसे पहले हमें आई स्कैन करना जरूरी होता है। साफ करने से पहले साफ कर दो तो कंडीशन क्या हो जाता है, कई बार क्लास में भी देखा गया कि साफ कर दिया और फोन रीस्टार्ट में चले गए, क्योंकि जब साफ नहीं किया था उस कंडीशन में क्या था, पूरा फोन चालू था और जैसे साफ कर दिए तो फोन ऑटो रीस्टार्ट में चले गए। अब कहां से गए कहां से नहीं गए इसका फॉल्ट फाइंडिंग करने भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं बार देखा जाता है कि क्या होता है कि कोई जगह पर सल्फर जम जाते हैं और वहां पर से सल्फर के जरिए सप्लाई इनपुट आउटपुट होते रहते हैं। जब साफ कर दो तो सल्फर भी खत्म हो गया और अंदर का जो लेयर है वो भी खराब हो गया, तो उस कंडीशन में सप्लाई अब जा नहीं पा रहा है, रीस्टार्ट में चले गई या तो फोन डेड हो गए। तो इसी कंडीशन में सबसे पहले साफ सफाई करना जरूरी नहीं है, सबसे पहले आई स्कैन करना जरूरी है। ठीक है, तो पावर आईसी में देख के लग रहा है कि यहाँ पर कुछ काम हुआ है। यहाँ से देखो तो यहाँ पर पेस्ट दिख रहा है, आसपास में थोड़ा सा गीला गीला टाइप का दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे गंदा टाइप का दिख रहा है। हो सकता है कि रोजिन का धुआं हुआ होगा या तो कुछ होगा। यहाँ पर एक कंपोनेंट मिसिंग दिख रहा है हमें, मोटा एक मोटा कैपेसिटर जैसा है लग रहा है। यहाँ पर कुछ शील्ड उठाते वक्त चला गया। चलो ठीक है, इस कंडीशन तो यहाँ पर हमने देख लिया। आगे नेटवर्क सेक्शन का कंडीशन देख लेते हैं। हो सकता है कि नेटवर्क सेक्शन में काम करते हुए हमारा फोन डेड हो गया होगा, तो नेटवर्क सेक्शन दिखाइए एक बार। तो यहाँ पर लगा है RFIC, ये DRXIC लगा है और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा वाटर डैमेज टाइप का लग रहा है कि लेकिन ना भी हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क सेक्शन का शील्ड तो उठाया गया। हो सकता है कि नेटवर्क सेक्शन का शील्ड कब उठाया जाता है, जब फोन चालू रहते हैं, नेटवर्क का इशू है, तब जाकर नेटवर्क सेक्शन का शील्ड उठाया जाता है। तो जब ये नेटवर्क सेक्शन का शील्ड उठाया गया था तो इस कंडीशन में क्या समझा जाता है कि ये फोन उस वक्त चालू था, इसीलिए नेटवर्क सेक्शन में काम करने के लिए नेटवर्क सेक्शन का शील्ड उठाया गया था। अभी कंडीशन क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पर काम करते हुए हमारा जो फोन डेड हो गया और उसके बाद हमारा ये सब काम हुआ होगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि 3 4 5 टेक्नीशियन घूम के आया हुआ है, बोल रहे किसी इंस्टीट्यूट भी घूम के आया हुआ है, जो भी है। तो यहाँ पर अभी तो देख रहा हूँ मोटा मोटी फ्रेश टाइप का लग रहा है। चलो ठीक है, अभी भी ट्रेसिंग किया जाएगा। चलो आप थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, तो यहाँ पर लगा है हमारा जो 2G 3G PA और FEM जो होते हैं वो। यहाँ पर एक कंपोनेंट मिसिंग है, इसको भी हमें फॉलो करना है कि ये कंपोनेंट हमारा रेजिस्टर तो नहीं है या कैपेसिटर है, क्या है, इसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो मोटा मोटी इस जगह को देख लिया। ये हो गया हमारा BQ212120, ये हो गया हमारा BQIC, मतलब चार्जिंग आईसी है। अब ये चार्जिंग आईसी जो है, चार्जिंग आईसी के नीचे ये होती है बूट कैपेसिटर। ठीक है, ये स्विचिंग कॉइल है और ये हो गया। देखिए यहाँ पर एक आईसी टूटा हुआ है, ये आईसी हमारा OBP आईसी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ का कंडीशन क्या होता है कि ये जो लाइन अगर उठ के चले जाते हैं तो इस यहाँ पर कंडीशन बहुत सारे रजिस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। तो कई बार देखा जाता है कि इसका ग्राउंड सेंस इसी शील्ड के उस लाइन के साथ जुड़ा हुआ रहता है और वो अगर कट जाए तो भी हमारा फोन, अगर बूट सीक्वेंस के लाइन कट गया तो भी फोन ऑन नहीं होता है। तो ठीक है, चलो इस तरफ एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पर तो मोटा मोटी फ्रेश जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ का भी सील उठाया गया, मतलब जब फोन ऑन था उस टाइम उठाया गया था, ये बाद में डेड हुआ है। ठीक है, सीपीयू एमएमसी की तरफ देख लेते हैं कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए सीपीयू एमएमसी में कोई काम नहीं हुआ है। सीपीयू एमएमसी मीडियाटेक के लगा है, 6762 भी लगा है। ये सीपीयू बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये सीपीयू किसी ने उठाया भी नहीं। यहाँ पर एक कंपोनेंट कुछ खराब जैसा लग रहा है कि ये रजिस्टर है या कैपेसिटर है, देख लीजिए तो मिसिंग है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ सर, मिसिंग है। अच्छा, तो एक यहाँ पर एक कंपोनेंट मिसिंग है, याद रखना है। चलो ये नीचे तरफ शायद ग्राफिक सेक्शन होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ग्राफिक सेक्शन यहाँ पर भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हीट करके देखा गया, ऐसा लग रहा है, टेस्ट पेज जैसा लग रहा है। या तो धुआं लगा के जब रोजिन का धुआं दिया जाता है और उसके ऊपर थोड़ा बहुत हीट पड़ता है, तो इस तरह का कंडीशन होते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी इसमें है, इस फोन में जो भी है। नीचे की तरफ देखते हैं कि नीचे करिए और थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर तो ब्लैक पेस्टेड अभी भी है, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। और नीचे करिए, देखते हैं नीचे और नीचे इस तरह मोटा मोटी फ्रेश लग रहा है। अच्छा, तो आइसक्रीम मोटा मोटी हम लोग का हो चुका है। और यहाँ पर जो शील्ड है इसके ऊपर देख लेते हैं। ये शील्ड तो उठाया नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हमें फॉल्ट फाइंड के जरिए एक बार पावर सप्लाई को लगा के देखना है कि हमारे एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी यहाँ का कंडीशन क्या है कि 0 है, मतलब कोई ऑटो एम्पियर कंज्यूम नहीं किया। ऑटो एम्पियर कंज्यूम नहीं किया मतलब इसका वीपीएच लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। मतलब बैटरी कनेक्टर से लेकर के वीपीएच जितने सारे जगह पर जाते हैं, पावर स्विच तक वोल्टेज पहुंचते हैं, मतलब लगाने से, बैटरी लगाने से जहां जहां वोल्टेज जाना चाहिए कोई जगह पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसीलिए ये 0 है। अभी एम्पियर कोई कंज्यूम नहीं किया है। अब पावर स्विच को एक बार प्रेस करके देखिए, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। एक काम करिए, बोर्ड खोलिए, हो सकता है कि पावर स्विच भी खराब हो। एक बार पावर स्विच का टीपी जो है उसको एक बार शॉर्ट करिए, तो कुछ नहीं बता रहा, तो कुछ तो बताना चाहिए। 1 2 1 2 1 2, मतलब ऐसा ही कर रहा है, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब ये लो बूटिंग में फाउंडेड है। तो लो बूटिंग क्यों है? हो सकता है कि पावर आईसी के आउटपुट सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो, है ना। सेकेंडरी लाइन शॉर्ट भी हो सकता है, या तो पावर आईसी भी खराब है, पावर आईसी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। इसी कंडीशन में हमारा फोन डेड है, क्योंकि पावर आईसी जब चालू होगा, ट्रिगर होगा, तो करंट खर्च करेगा, और उतना कितना खर्च कर रहा है यहाँ पर दिखा है, लेकिन पावर आईसी वाट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए करंट खर्च ज्यादा भी नहीं हो रहा है, तो 1 to 1 2 तक जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है। तो एक काम करिए, फोन को चार्ज में बैठाइए, बैटरी खोल के एक बार फोन को चार्ज में बैठाइए और वोल्टेज को चेक करिए। अब आपको चेक करना है वीपीएच का कैपेसिटर कौन सा होगा, वीपीएच बन रहा है कि नहीं, सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहले वीपीएच का कौन सा कैपेसिटर होगा, क्लास में समझाए थे। बताओ कौन सा होगा। सर ये वाला हो सकता है, ये भी वाला हो सकता है। हाँ, तो नहीं मालूम, टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा। टेस्टिंग करने के बाद भी पता चलता है, तो चेक करिए वीपीएच बनता है कि नहीं। कितना है सर? कितना आ रहा है? 3.8 3.9 2.0 4.1 4.2, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है वीपीएच लाइन। तो हो सकता है वीपीएच लाइन शॉर्ट हो, लेकिन शॉर्ट अगर होता तो ऑटो एम्पियर कंजप्शन करता, लेकिन वो भी नहीं कर रहा। तो अभी कंडीशन क्या है, आप एक बार बैटरी लगा के चेक करिए, तो हो सकता है कि बैटरी लगा हुआ नहीं है, इसीलिए फ्लक्चुएट कर रहा। क्लास में ये भी बताया गया था। हाँ सर। तो एक बार बैटरी लगा के चेक करिए, तो हाँ 3.9.2, हाँ ये वीपीएच का कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पर जितने सारे कैपेसिटर है ये सब वीपीएच का है, ठीक है। अब 3.9.1 ये वीपीएच बन रहा है और स्टेबल भी है, बैटरी नहीं लगा था इसीलिए फ्लक्चुएट कर रहा था।
ठीक है, बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं कि बैटरी ना लगा के भी स्टेबल रहता है। तो ठीक है, तो एक बार हमारा जितने बाग कॉइल है उन सारे बाग कॉइल में देखना है कि कोई बाग सप्लाई फ्लक्चुएट कर रहा है या बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये तीनों कंडीशन होगा, या तो नहीं बनेगा, या तो बनेगा फ्लक्चुएट करेगा, या तो बनेगा स्टेबल भी रहेगा। ये 3 कंडीशन में ही आएगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा बाग सप्लाई कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 0.000 मतलब कोई बाग सप्लाई नहीं बन रहा है, मतलब ये बाग सप्लाई तो नहीं बन रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बाग कॉइल में चेक करो तो यहाँ पर भी 0 है, कोई बाग सप्लाई नहीं बन रहा है। तो अब बोर्ड को थोड़ा सा इधर करिए। हाँ, अब देखिए ये बाग कॉइल का जो है, इस बाग कॉइल का या तो ये कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, या तो ये कैपेसिटर होगा, या तो ये होगा, ये होगा। तो हम इस कैपेसिटर में चेक कर लेते हैं, इस कैपेसिटर में एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब 3.7, 3.2, सॉरी 0.6, 0.5, 0.5 इस तरह का भी ये फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब ये वोल्टेज बनने मांग रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है, किसी कारण ये फ्लक्चुएशन में है। हो सकता है कि हमारा पावर भी खराब हो सकता है, या तो सीपीयू भी ड्राई सोल्डिंग हो सकता है क्योंकि काम बहुत हुआ है इसमें, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई बूट सीक्वेंस के लाइन अगर कट जाए या तो खराब हो जाए तो भी हमारा बाग सप्लाई फ्लक्चुएट कर सकता है, या तो हमारा कोई एलडीओ लाइन शॉर्टेज हो सकता है, शॉर्ट, या तो बाग लाइन शॉर्ट हो सकता है। इतने सारे कंडीशन में हमारा बाग सप्लाई फ्लक्चुएट करते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है फ्लक्चुएट करने का। चलो एक काम करो, बाग सप्लाई एक बाग कॉइल तो बन रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन में है, तो आपको सारे बाग कॉइल में एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेनी है। तो अब चेक करिए, चार्ज खोल दीजिए, चार्ज खोल दीजिए। मैं यहाँ पर कि जितने सारे बाग कॉइल है उन सारे बाग कॉइल में एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेना है। तो इस बाग कॉइल का आप इसी कैपेसिटर में चेक कर लीजिए, दोनों तरफ कितना है, मतलब ये बीप नहीं दे रहा, मतलब इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं है, जीआर मिलेगा हमें। टाइट मोड में रखेंगे तो जीआर मिलेगा, दूसरी तरफ बीप करना चाहिए तो बीप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने सारे कैपेसिटर है सारे कैपेसिटर को एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, एक तरफ बीप करेगा, एक तरफ नहीं करेगा। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट लग रहा है। हाँ सर, तो दोनों तरफ से शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस कैपेसिटर को याद रखिए, या तो अभी इसको चेक कर लेते हैं, रुको इसको अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा टाइम मोड में हम रखे हैं, तो अभी चेक करना है कि इस कैपेसिटर का एक तरफ तो 0 के साथ आना चाहिए, तो 0 के साथ है, और दूसरी तरफ इसका जीआर देखना है कितना है, 52 जीआर है। या तो ये लीकेज हो सकता है, या तो शॉर्टिंग हो सकता है, या तो 52 वाला जो जीआर है ये हेल्दी जीआर भी हो सकते हैं, लेकिन इसको हमें वेरीफाई करना होगा कि ये जीआर इस लाइन का 52 हेल्दी है या नॉट हेल्दी, ये चेक करना है। या लीकेज भी हो सकता है। ठीक है, जीआर साधारण लोग मानते क्या है 200-250 से ऊपर और 800, 850, 900 के आसपास होगा तो सही है, लेकिन इस लाइन में 52 जीआर हो सकता है कि लीकेज है, फिर बीप भी कर रहा है, लेकिन इसको फुल शॉट नहीं मान सकते। फुल शॉट अगर होता तो दोनों तरफ से 0.000 के साथ बीप आना चाहिए, लेकिन एक तरफ 0.000 है और एक तरफ कितना है 52, इसको फुल शॉट आप नहीं मान सकते। लीकेज हो सकता है, या तो हेड भी हो सकता है। तो एक बार आप उसको फॉरवर्ड बायस चेक करिए, डिस्टेंस है कि नहीं उसको देखना है। देखिए 39 है, तो 39 मतलब 40 मतलब 40 और 52 है। अब ये देखो, ये होगा बाग सप्लाई, तो आप क्लास में बताए थे कुछ बाग सप्लाई ऐसे भी होगा कि 20 जीआर के नीचे भी होते हैं, 10 जीआर होते हैं, 12 जीआर होते हैं, लेकिन उस लाइन के लिए हेल्दी होते हैं। तो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस चेक करने का प्रोसेस समझाया गया था आप लोगों को? हाँ सर, सबको समझाया गया था? अच्छा ठीक। तो इस लाइन का अभी हम शॉर्टिंग नहीं मान सकते, दोनों तरफ से बीप कर रहा है, फिर भी हम इसको शॉर्टिंग नहीं मान सकते। ठीक है, तो फिर बाग सप्लाई को आप सबसे पहले चेक करिए। बाग जितने सारे बाग कॉइल हैं उन सारे बाग कॉइल को एक बार चेक कर लीजिए। हाँ,
तो सबसे पहले तो जिसको आसान हो रहा है इसको ही चेक करिए, इसमें वोल्टेज ही नहीं बना था। तो इसमें जीआर कितना है, जीआर 39 जीआर है, मतलब 40, मतलब वही कैपेसिटर वाला लाइन है, ठीक है। इसमें कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, शॉर्टिंग रहते भी कोई वोल्टेज नहीं बनता है इस लाइन में, शॉर्टिंग अगर रहेगा तो भी वोल्टेज नहीं बनेगा, और ऐसे ही पावर ऐसे खराब होगा तो भी वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस लाइन में 39 है, अगर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करके देखेंगे तो 52 ही आएगा शायद, एक बार चेक करिए तो उल्टा करके 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 52 मतलब वो कैपेसिटर का लाइन ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पर ये पास वाला बात पर एक बार चेक कर लीजिए तो ये पास वाला, हाँ ये बात को चेक करिए, यहाँ पर कितना है 146 जीआर है, मतलब इस लाइन में भी हेल्दी है। अब इस बात को एक बार चेक करिए, इस बात पर हाँ इस बात को एक बार चेक करिए, हाँ इस कैपेसिटर में भी चेक कर सकते हैं, जीआर कितना है 400, मतलब 488, 400 के ऊपर, मतलब 500 के आसपास है, मतलब हेल्दी जीआर होगा, ठीक है। फिर और इस तरफ और दो बात पहले बाकी है, इस बात को एक बार चेक करिए, हाँ इस बात को एक बार चेक करिए, हाँ इसमें जीआर कितना होगा, तो अभी टच नहीं हुआ है सही से, नहीं दिखा रहा, फिर भी नहीं दिखा रहा है, हाँ अभी दिखा रहा, 96 जीआर है, 96, मतलब ये भी लीकेज के हिसाब से हम पकड़ सकते हैं। तो एक बार फॉरवर्ड बायस करके हम देखेंगे कि 96 जीआर क्यों है, क्योंकि 96 जीआर में अगर बीप साउंड में रखेंगे तो भी बीप करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जीआर दिखा रहा 92, 100 के ऊपर गया था, 92 और कितना था उसका 96 था शायद, 96 92, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज है। इस बात को एक बार चेक कर लीजिए, इस बात को 400 के ऊपर चला गया, मतलब इस लाइन में ठीक है, एक लाइन में कंफ्यूज जैसे लगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिसिंग दिख रहा है, ठीक है, इस मिसिंग को एक बार चेक करिए तो, और इस बाकपाइल को भी एक बार शॉर्टिंग चेक करना है, ये वाला बाकपाइल का यही वाला कैपेसिटर होगा सर, हाँ इसको एक बार चेक करिए, इतना ज्यादा है सर, 000 है, ये वाला ग्राउंड भी हो सकता है, ये वाला हाँ यहाँ पे कितना, हाँ 413 है, मतलब ये सही है, वो सही है। अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पर कंडीशन क्या है देखिए तो एक बार, शायद ये सील उखाड़ते वक्त इसको हाँ सर ये वाला उठा दिया होगा, यहाँ पे कुछ था सर, ये जो टेक्नीशियन भाई ने काम किया है यहाँ से उसका टेस्ट पॉइंट ही उठा दिया, इस पॉइंट उठा दिए, चलो होगा ज़्यादा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, ये रजिस्टर है या कंपोनेंट, और यहाँ पर एक कंपोनेंट मिसिंग था, यहाँ पर एक कंपोनेंट मिसिंग था, ये दोनों कंपोनेंट सीपीयू के पास में एक कंपोनेंट मिसिंग था। हम स्कीमेटिक में चलते हैं और इसको एक बार हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाके कंपोनेंट नेम में चलेंगे, हाँ तो ये लाइने वाला। तो सबसे पहले सीपीयू के यहाँ पर जो कंपोनेंट मिसिंग देखा था, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, कैपेसिटर। ये ज्यादातर कैपेसिटर फिल्टर में बैठते हैं, आपको कभी कभी बाईपास कैपेसिटर भी होते हैं, फ्लैगर भी होते हैं, तो उस तरह का कैपेसिटर अगर होगा तो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को भी हमें स्कीमेटिक में लेके जाना है और फिर देखना है कि ये हमारा कंडीशन। अब एक काम करिए, तो इस कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड में है कि नहीं एक बार देख लीजिए, तब तो समझ में आ जाएगा कि फिल्टर क्या है, सीपीयू के नीचे रहेगा। हाँ इस कैपेसिटर को एक बार चेक करिए, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बैठा था, तो एक सिरा इसका पॉजिटिव आना चाहिए, एक सिरा ग्राउंड के साथ बीप करना चाहिए। एक इसमें 0 आ रहा है, मतलब ये बीप कर रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ 552, मतलब ठीक है। अब एक बार इसको फॉरवर्ड बायस करके दिखाइए, 1500 के ऊपर चला गया, मतलब ये लाइन ओके है, ठीक है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, और कुछ कंपोनेंट मिसिंग का, पहले मिसिंग कंपोनेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक कैपेसिटर लगा था, तो ये कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड और एक सिरा माइनस होना चाहिए, मतलब प्लस होना चाहिए।
तो एक बार इसको चेक करिए तो दोनों तरफ कोई शॉर्टिंग मिलता है कि नहीं। आपने इस तरफ करिए, दिखाई नहीं देता। और ये कंपोनेंट को भी एक बार चेक करना था, इसको एक बार चेक करिए दोनों तरफ क्या GR आ रहा है। कितना आ रहा है सर? इसमें 300 हाँ 379। अच्छा ठीक है। और नीचे की तरफ एक बार देखते हैं 000, मतलब ये सही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कैपेसिटर यहाँ पर जो दिख रहा था ये वाला, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, तो ये कैपेसिटर शॉर्टिंग है कि नहीं, एक बार चेक करना है। तो 00 है, मतलब बीप है, ठीक है। हाँ 380 है, मतलब ये भी ठीक है। चलो ठीक है। और एक कंपोनेंट यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है हमें, तो इस कंपोनेंट को एक बार चेक करेंगे और फिर सारे एलडीओ लाइन को हमें चेक करना है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा है, Z03 करके लिखा हुआ है, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, और इसके नीचे ये रजिस्टर जैसा लग रहा है ना, लेकिन पिक्चर में उतना क्लियरिटी समझ में नहीं आ रहा है। देख रहा है कि बीच में खाली जैसा लग रहा है, लेकिन बोर्ड में ऊपर वाला रजिस्टर तो हमें दिख रहा है, नीचे ये भी हो सकता है सेम टाइप का है, तो रजिस्टर भी हो सकता है। तो एक बार स्कीमेटिक में जाकर देखते हैं। तो स्कीमेटिक में जाके देखते हैं तो सबसे पहले तो हम चलेंगे लेआउट में। ये हो गया हमारा पावर आईसी, और फिर ये हो गया U1402, मतलब ये हो गया एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, और इसके नीचे दो रजिस्टर ही लगा था। दो रजिस्टर का एक हो गया 1404 और 1405, तो 4 तो है बोर्ड में और 5 वाला यहाँ पर गायब है, ठीक है। तो इसको एक बार हम स्कीमेटिक में लिखेंगे। R कितना नंबर बताए थे? 1404 होगा शायद, 5। अच्छा एक बार R 1405 नेक्स्ट है तो हाँ, तो यहाँ पर लिख रहा है कि एक्सटर्नल बक फॉर VS2, एक्सटर्नल बक फॉर VS2, एक्सटर्नल बक फॉर VS2, मतलब कि ये हो गया लो एलडीओ वाला लाइन, मतलब हाई एलडीओ बनाएगा पावर आईसी। हाई एलडीओ देखो VS1 PMUEN, मतलब एक्सटर्नल बक कन्वर्टर के एक नंबर के पिन पर पावर आईसी से VS1 आएगा, मतलब हाई एलडीओ 2.05 वोल्टेज आएगा और यहाँ पर इन होगा, ठीक है। इस आईसी का और भी रिक्वायरमेंट है, VPH भी चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए सिस लिखा हुआ है, मतलब इस लाइन में VPH इन हो रहा है। इस आईसी का रिक्वायरमेंट कौन सा होगा? रिक्वायरमेंट ये वाला हो गया, ये लाइन कौन सा है? V6, मतलब इसका खाना है ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखो बता रहा है कि P गुड, मतलब पावर गुड के लाइन, पावर बोर्ड के लाइन में कितना वोल्टेज मिलेगा? शायद 1.8 वोल्टेज मिलता है, कई बार 2.8 वोल्टेज भी देखा जाता है। यहाँ पर VS2 वाला लाइन, यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा? VS1 वाला 2.05, मतलब हाई एलडीओ वोल्टेज इसमें आएगा। और फिर इस आईसी का ग्राउंड भी होना चाहिए, तो ग्राउंड भी है। यहाँ पर एक AGL ग्राउंड है, यहाँ पर आउट भी आउट करके यहाँ पर मतलब VS2 फीडबैक आया है, मतलब VS2 कौन सा है? ये जो बक सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो बक सप्लाई है, मतलब कि ये सेकेंडरी पावर आईसी के पास से बनते हैं हाई एलडीओ, और फिर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से बना रहा है लो एलडीओ। मतलब पावर आईसी का काम क्या है? पावर आईसी से हाई एलडीओ आउटपुट होना जरूरी है, लो एलडीओ आउटपुट होना जरूरी है। ये दोनों चला जाएगा कहाँ? पावर आईसी के इनपुट एलडीओ सेक्शन में चला जाएगा, और वहां से छोटे छोटे एलडीओ आउटपुट होंगे, ठीक है। तो हाई एलडीओ बनाया पावर आईसी, और लो एलडीओ बनाने के लिए एक्सटर्नल बक फॉर VS2, मतलब लो एलडीओ VS2 बनाने के लिए एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा दिया, मतलब 6357 CRB हाई एलडीओ बना रहा, हाई एलडीओ का वोल्टेज इसको दिया। इस आईसी का रिक्वायरमेंट और भी है, VPH भी चाहिए, और फिर यहाँ पर फीडबैक भी चाहिए, जो भी वोल्टेज आउटपुट हो रहा है उसका फीडबैक यहाँ पर ले रहा है, यहाँ VSP का एग्जिट का फीडबैक। और क्या दिया है? पावर रूट की लाइन, मतलब इस लाइन को चेक करके आप
सोच सकते हैं कि आपका पावर आईसी डीसी टू डीसी सीपीयू ये सब सही है कि नहीं, उसका लाइन होता है पावर बोर्ड पीएस होल्ड ये सब लाइन होते हैं ना चेक करने का। ठीक है, तो फिर V6 यहाँ पर इन हुआ, यहाँ से LX मतलब स्विचिंग होगा और यहाँ से बनेगा कितना वोल्टेज लिखा है यहाँ पर 1.46 कैमरा जगह अच्छा यहाँ पर कितना वोल्टेज बना 1.4 वोल्टेज। 6 जो है वो तो मिली वोल्ट है, मतलब इतना वोल्टेज बनेगा। ये कितना है लो एलडीओ LLDO लो एलडीओ है। ठीक है, ये हाई एलडीओ आया वो बनेगा लो एलडीओ, लेकिन यहाँ का डिवाइडर सर्किट बना है जो लो एलडीओ का वोल्टेज स्विचिंग हो गया आउटपुट जाएगा, उसका भी एक सेंसिंग फीडबैक इस आईसी को आना जरूरी है, क्योंकि कितना वोल्टेज भेजा है उतना वोल्टेज सही जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, तो उसका भी फीडबैक लेने के लिए यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट बनाया है। तो ये डिवाइडर सर्किट में कितना कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है रेजिस्टर 309 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया और यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाया 215 किलो ओम के। ठीक है, ये दोनों का होगा डिवाइडर सर्किट, डिवाइडर होगा, डिवाइडर होके कुछ वोल्टेज यहाँ पर डिवाइडेड बनेगा, वो इस आईसी में आके सेंस करेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें उसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या है ये बताइए, फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं और उसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना निकालते हैं। यहाँ पर शायद उन्होंने मेंशन करके दे दिया है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार हो सकता है कि गलत दिया हो, कुछ दिया हो, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। स्कीमेटिक क्या लिखे ना लिखे उसका छोड़ो। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, वोल्ट आउट निकालना है, वोल्ट आउट निकालना है। तो डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला बताइए, पहले क्लास में बताए थे हम R2 प्लस वोल्ट इन सही से बोलो, वोल्ट इन V in वोल्ट इन इनटू R2 V in into R2 R2 बाय divided R1 प्लस R2 R1 प्लस R2। ये हो गया डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अगर हिसाब करें तो वहां का VS2 जो आउट होने वाला था वहां पर वोल्टेज कितना लिखा था 1.4 मतलब इनपुट वोल्टेज कितना होगा 1.4 वोल्टेज। अब फिर इनटू होगा इसके साथ, इनटू होने के बाद R2 कितना है 215 मतलब 215 और फिर नीचे R1 कितना है 309 किलो ओम और फिर प्लस R2 कितना होगा 215। अब इसको कैलकुलेट करिए 0.5744। आप लोगों का निकला कुछ कितना निकला सेम निकला है और किसी को 0.57 और किसी को 0.57। यहाँ पर स्कीमेटिक में कितना निकला है 0.6 कितना निकला 0.5744 है ना, मतलब 7 मतलब 750 वेरी गुड। 5 के ऊपर 5.5 के ऊपर चला गया मतलब 6 वोल्ट के आसपास आ गया, लेकिन उन्होंने सही लिखा है, हम लोग का थोड़ा कम निकला है। क्यों निकला है, क्योंकि लो एलडीओ का जो वोल्टेज कितना बताया था 1.45 बताया था इसका मैट्रिक ने, हमने क्या लिखा है 1.4 लिखे, 5 को तो छोड़ दिया, इसीलिए थोड़ा कम आया हम लोग का, लेकिन 0.6 वोल्ट आना जरूरी है, मतलब इनपुट वोल्टेज 1.4 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 215 किलो ओम का एक रेजिस्टर जो है, ये रेजिस्टर हम लोग का गायब है, इसको लगा के एक बार देखते हैं डिवाइडर सर्किट बनता है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि ये VS2 वाला जो लाइन है बूट सीक्वेंस का लाइन होता है, ये भी अगर मिस हो जाए तो भी सारा पावर सप्लाई फ्लक्चुएट करेगा या तो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बूट सीक्वेंस के जितने सारे लाइन होते हैं कोई अगर मिस हो जाए तो फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बूट सीक्वेंस का लाइन है और फिर फीडबैक के लिए भी आया है, तो फीडबैक नहीं मिला इसीलिए लो एलडीओ नहीं बन रहा होगा, तो
तो लो एलडीओ अगर नहीं बनते हैं तो लो एलडीओ जितने सारे होते हैं पावर आईसी आउटपुट कर नहीं पाएगा, पावर आईसी में वोल्टेज नहीं आएगा ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा फोन डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार लगा के चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ से बनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो अगला स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है। अब एक काम करो, फीड मैप में जाओ, Redmi 9 का फीड मैप में जाना है, क्योंकि कौन सी तरफ इसका R1 का कौन सी तरफ से आएगा ये सप्लाई भी तो देखना है। हाँ ठीक है, फीड मैप में जाना है, फीड मैप में। हाँ साफ पीसीबी नहीं लेना है। हाँ अच्छा, अब उस रजिस्टर का किस तरफ ज्वाइंट होगा उसको देखना है। हाँ तो उस रजिस्टर का वो दोनों सिरा जुड़ा हुआ है, और इसका सिरा कहाँ पर जुड़ा है? इसका हाँ इस तरफ का रजिस्टर का इस तरफ का सिरा, हाँ हाँ ये देखिए, ये बाकायदे उस तरफ जुड़ा है, ठीक है, ये बाकायदे उस तरफ जुड़ा है। अब उस तरफ से आ रहा है रजिस्टर की इस तरफ, मतलब यहाँ से सप्लाई 1.46 जो वोल्टेज है यहाँ से आ रहा है, बाक सप्लाई आउट हो रहा है, आउट होने के बाद यहाँ से आउटपुट जा रहा है, आउटपुट जाके VA12 में जा रहा है। तो ये 1.46 वोल्टेज है, और ये वोल्टेज रजिस्टर की इस तरफ आया, ये हो गया R1, और इस R1 के जरिए इधर आया, यहाँ से होके R2 में आया, और यहाँ से ग्राउंड में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है कि ये दोनों रजिस्टर का जो बीच में जो पॉइंट है, या तो दोनों पॉइंट को मान सकते हो, यहाँ पर बनेगा डिवाइडेड वोल्टेज, और ये डिवाइडेड वोल्टेज जाएगा कहाँ? इस आईसी की कितने नंबर पिन में गया था वो होगा, स्कीमेटिक में देखे थे, तो जो भी है, अच्छा जो भी है, तो यहाँ पर टच करके और एक बार दिखाओ, यहाँ पर टच करो। हाँ, तो यहाँ पर सेंसिंग के लिए आया है, एक बार यहाँ पर जाके शो पैडिंग को करो, ठीक है। अब और थोड़ा इधर लेके आओ, और लेके आओ, अब जूम करो, और थोड़ा और लेके आओ, और थोड़ा जूम करो, और जूम करो, नीचे की तरफ लेके आओ, नीचे की तरफ लेके आओ, और थोड़ा जूम आउट करो, कम करो। कितने नंबर पिन में आया? 2 नंबर पिन में आया, VS1 आया हुआ 1 नंबर पिन में, यहाँ पर VS2 का PMU करके बताया, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर जा रहा है सेंस करने के लिए फीडबैक की लाइन कि डिवाइडेड वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आपको एक काम करना है कि ये दोनों जो रजिस्टर है, यहाँ से एक जंपर उठाना है, इसमें जंपर लेना है, अच्छा नहीं क्योंकि जब तक जंपर नहीं करेंगे तब तक डिवाइडर नहीं बनेगा यहाँ, है ना। यस सर, जंपर करेंगे तो डिवाइडर बनेगा। चलिए इसके बाद करना हाई एंड चेक करो बन रहा है कि नहीं। 2.1 ठीक है सर, 2.11 बन रहा है। हाँ सर बन रहा है। अच्छा ठीक है, अब चेक करना है, रजिस्टर की इस तरफ चेक करना है, यहाँ पर हाँ, ज़्यादा प्रेशर मत करो नहीं तो जंपर 0.6 है ना। डिवाइडर सर्किट में वोल्टेज देखे थे 0.6 होना चाहिए, 0.6 है ना। अब इनपुट वोल्टेज को एक बार चेक करो, तो ये टेस्ट पॉइंट में टच नहीं होना चाहिए, टेस्ट पॉइंट में, ठीक है, खड़ा चेक करना है। इस टेस्ट पॉइंट में टच हो जाएगा, ग्राउंड होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, चेक करना है। हाँ खड़ा चेक करना है, रजिस्टर में 1.4 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, 1.4 वोल्टेज आया, मतलब ये VS2 भी बना। अच्छा ठीक है, अब एक बार बाक सप्लाई को चेक करो, तो बाक सप्लाई और बाक सप्लाई बनता है कि नहीं। इवन इस बाक कॉइल में यस सर 0.8 स्टेबल है, यस सर, मतलब अभी ये पीएसओड हो रहा है, इसमें डिवाइडर सर्किट से गड़बड़ था। आप एक बार बैटरी लगा के एक बार चालू करके देखिए तो फोन चालू होता है कि नहीं, क्योंकि बाक सप्लाई तो स्टेबल हो गया। अब अगर चालू नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर इशू होगा शायद,
क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे हीट मरा हुआ है। चार्ज करो, बैटरी लगा के फोन चार्ज में बैठो। ठीक है। तो आवाज तेरे को हाथ में हम लोग कोशिश नहीं करते हैं इसीलिए नहीं होता। कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे, कंपोनेंट का डीप नॉलेज रहेगा, स्कीमेटिक का डीप नॉलेज रहेगा, तभी ना कर पाओगे। हाँ सर।